So, viewers, as we were talking about our guest, we have Barrister Amna Osman with us. Ma'am, so I think let's just dive into the questions that we have prepared for you. मैंने आपका introduction तो दे ही दिया है to our audience, which is that you have been working in the field for these many years, as well as the fact that आप एक औरत होके being married as well as having kids, you have been able to carry this forward. I think जो आज हम टॉपिक करने चाह रहे हैं, इट वेरी राइटली सूट्स विथ मिस आमना एज वेल, क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इनहेरिटेंस लॉज इन पाकिस्तान, बट आवर मेन फोकस विल बी ऑन विमेन एज वेल. तो विमेन का रोल क्या है या क्या उनके राइट्स हैं इन द इनहेरिटेंस लॉज दैट पाकिस्तान हैज सेट. सो सबसे पहले तो वेलकम मैम. It's been great to have you here on board at the TLJ platform. Thank you, Hania. Thank you for having me here. It's a pleasure to be here. Right. So मैम, जैसे कि हमने टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इट इज़ द इनहेरिटेंस लॉज इन पाकिस्तान. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि इज़ देयर अ स्पेसिफिक लॉ विच रेगुलेट्स इट, और इज़ इट द शरिया लॉ के जिसकी बेसिस पे इनहेरिटेंस लॉ इन पाकिस्तान की पूरी ग्राउंडिंग हुई हुई है? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है इसमें मेजॉरिटी आर मुस्लिम्स. Right. And we have minorities, we have Christians, we have Parsis living in this country, we have Hindus living in this country. तो जो inheritance laws हैं पाकिस्तान में, वो of course because our constitution requires that all the laws in Pakistan have to be made in consonance with the injunctions of Islam. तो जो हमारे inheritance laws हैं वो शरीयत के principles पे based हैं for Muslims, और उनको codify किया गया है इन न्यूमरस लॉज, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉज, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है, और मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं जो कि जिनकी बेसिस है एक हमारा इम्पोर्टेंट कानून है जिसे हम कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962. ये वो लॉज हैं जो सब्सटेंटिव राइट्स बताते हैं मुस्लिम्स के व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटेंस. जैसे कि आपको पता है कि हर कानून का एक सब्सटेंटिव पार्ट होता है और एक कानून का प्रोसीजरल पार्ट होता है. Yes. तो मुस्लिम्स के लिए ये दो कवानीन, और भी काफ़ी कवानीन है, लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट कवानीन है जो कि मेरिट्स बताते हैं, सब्सटेंस बताते हैं, राइट्स बताते हैं व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटेंस फॉर ईच लीगल ईयर. एक तरह से एक शरीयत के जो प्रिंसिपल्स हैं, और इस ये जो लॉ मैंने जिक्र किया 1962 का, इसकी बेसिस पे और जो हमारे मुख्तलिफ जजमेंट्स और प्रेसिडेंट्स बने हैं ओवर द ईयर्स थ्रू कोर्ट जजमेंट्स, उनको उन शरीयत प्रिंसिपल्स को कोडिफाई किया गया है. एक बहुत अच्छी किताब है हमारी मोहम्मदन लॉ की. Right. उसके एक बहुत अच्छे राइटर है और स्कॉलर थे जिन्होंने वो किताब लिखी है, जिनको कहते हैं मुल्ला, डॉक्टर मुल्ला. वो उनकी उन्होंने इस मोहम्मदन लॉ में स्पेसिफिक इनहेरिटेंस के हवाले से शेयर्स बताए हुए हैं फॉर ईच लीगल ईयर. तो ये तो यहाँ में सब्सटेंस और राइट्स के बारे में ये शरीयत प्रिंसिपल्स कोडिफाइड इन द लॉ पता चल जाते हैं. इनको हासिल करना, उसके हवाले से प्रोसीजर जो है वो हमारा पहले सक्सेशन एक्ट है 1925 का, और अब एक नया कानून आया 2 साल पहले, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट 2021. उससे हमें मिलता है एक प्रोसेस के किस तरह से डिसीज से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी टू दी लीगल एज. मैम, अब मेरा ये सवाल होगा कि ऑब्वियसली व्हेनेवर हम जा रहे हैं इनहेरिटेंस सीख करने, as per the latest law that you've just mentioned, Nadra has become a prerequisite. So what will be your comment on that? Is Nadra really a prerequisite, or is it something जिसको हम omit करके डायरेक्ट कोर्ट्स में भी जाके हमारी सक्सेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, इस लॉ का बैकग्राउंड ये है कि ये लॉ जब नहीं आया था तो उससे पहले तरीका ये था कि इनहेरिटेंस का जो लॉ था प्रोसीजरली वो डिवाइडेड था 2 हिस्सों में. एक होते हैं कंटेंशियस इश्यूज इनहेरिटेंस में, एक होते हैं नॉन कंटेंशियस इश्यूज. कंटेंशियस इश्यूज वो होते हैं जहाँ पे डिसीज्ड
एक प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ के गए, और उसके बाद जो लीगल एयर्स हैं उनका आपस में इस इशू पे झगड़ा है कि आया एक शख्स लीगल एयर है या एक शख्स लीगल एयर नहीं है। क्या उन मरने वाले की एक बीवी थी, दो बीवी थी, ये बच्चे थे, अडॉप्टेड बच्चे थे, बाकी भाई बहनों को राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक तो लीगल एयर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट होता था, और एक प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्प्यूट होता था कि क्या ये प्रॉपर्टी वाकई इसके टाइटल होल्डर डिसीज थे। तो इस तरह के कंटेंशियस इश्यूज होते थे जो कोर्ट्स में जाते थे, जिनके लिए हम सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फाइल करते थे, पार्टीशन के सूट्स फाइल करते थे। कुछ होते थे जो नॉन कंटेंशियस होते थे, बिल्कुल ही उनमें कोई झगड़ा नहीं, एवरीथिंग वाज क्लियर कि ये टाइटल है प्रॉपर्टी का और टाइटल होल्डर डिसीज थे, डिसीज के यही लीगल एयर्स हैं और इनको ये प्रॉपर्टी इस शेयर के हिसाब से मिलनी चाहिए। तो जहाँ पे डिस्प्यूट नहीं होता था वहाँ पे एक सिंपल सक्सेशन मिसलेनियस एप्लीकेशन डलती थी। वहाँ पे कोर्ट्स जो है वो अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के लिए पब्लिक नोटिस भी भेजा करती थी कि ये हमारे पास एक एप्लीकेशन आई है, हम इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने जा रहे हैं अमंग द लीगल एयर्स, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इंश्योर करे कि डिसीज से प्रॉपर्टी लीगल एयर्स तक ट्रांसफर हो जाए, हो चुकी है, उस ट्रांसफर करनी है, और हम वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने जा रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता था तो फिर कोर्ट एक लीगल एयर्स में से एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती थी। उस एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होती थी कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जाकर लीगल एयर्स के नाम पे ट्रांसफर कर दे इन अकॉर्डेंस विद द शेयर। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेंटेन होते हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ के पास, अगर वो केडीए के ज़मरे में आती है प्रॉपर्टी तो केडीए के दफ्तर में, पीसीएचएस के ज़मरे में आती है तो पीसीएचएस के ऑफिस में, और सक्सेशन सर्टिफिकेट भी उसी एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया जाता था ताकि वो इंश्योर करे कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी लीगल एयर्स को चली जाए। लेकिन एज आई सेड जो कंटेंशियस इश्यूज होते थे उन पे तो पूरा जैसे नॉर्मल सूट्स चलते हैं, सिविल सूट्स, इसी तरह से सूट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन चलते थे। अब जो नया कानून आया है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन एक्ट 2021, इसने ये चीज़ एक आसानी कर दी है कि ये जो नॉन कंटेंशियस इशू हैं जिनमें कोई झगड़ा ही नहीं, उसके लिए आपको अदालत ना जाना पड़े। उसके दो फायदे हैं, एक तो अदालत का जो प्रोसीजर है जिसमें डेट्स मिलती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो आपका मामला थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है, और दूसरा यह है कि कोर्ट्स को ओवरबर्डन ना किया जाए। तो एक अथॉरिटी बना दी है नादरा के पास, क्योंकि सबका डेटा बेस है, हर लीगल एयर का डेटा बेस है, एक फैमिली ट्री वहाँ पे रजिस्टर्ड है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स वहाँ से मिलते हैं। तो जो नॉन कंटेंशियस इश्यूज हैं उनके लिए वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट किसी एक लीगल एयर के नाम पर दे दे ताकि वो लीगल एयर इंश्योर कर सके इसी तरीके से मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी डिसीज की लीगल एयर तक वो हो जाए। तो इससे फायदा ये है कि एक तो काम जो है बहुत एक्सपीडिशियसली हो जाता है, एक तो टाइम सेविंग है, फिर इट्स अ लॉट इजियर फॉर पीपल टू अप्रोच अ नादरा ऑफिस, बिकॉज वो आपके शहर में एक ऐसी कॉन्स्पिशियस जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे आपके लिए किसी भी वक्त जाना आसान है। आप दोपहर के 2 बजे भी जा सकते हैं, 3 बजे भी जा सकते हैं, कोर्ट की एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती है। तो इस वजह से इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोसेस। ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर उस नॉन कंटेंशियस इशू में भी अगर कोई ज़रा सा भी नादरा को लगता है कोई ऐसा मामला है कि हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, फॉर इंस्टेंस कोई बच्चा है जो जिसके गार्जियन अपॉइंट होने हैं, वो माइनर है, या कहीं पे उनके पास फैमिली ट्री में 2 वाइफ्स आ रही हैं जिसको किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, या उनको कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में कोई बात समझ नहीं आ रही, दे वोंट लिसन टू यू, दे वोंट एड्रेस योर एक्सप्लेनेशन, they will simply refer the matter back to the court. सिर्फ एक इसका ड्रॉबैक है, मतलब जहाँ पे भी देयर इज एनी पॉइंट ऑफ क्वेश्चन दैट नादरा थिंक्स कि इसमें लीगल थोड़ी सी एक क्वेश्चन आ जाता है तो दैट इज रेफर्ड बैक, अदरवाइज फॉर नॉन कंटेंशन मैटर्स यू कैन गो टू नादरा फॉर योर इनहेरिटेंस। जी बिल्कुल राइट मैम, बट दिस इज वेयर एक विल नहीं है कि फिर हम एज पर द लॉस रेगुलेट करेंगे शेयर्स, फिर वो
वेदर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जहाँ पे जो डिसीज्ड हैं उनकी एक इंस्ट्रूमेंट है या विल है, तो हाउ इज दैट रेगुलेटेड देन? अच्छा देखिए, विल का एक कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा सा स्पेसिफिक है टू नॉन मुस्लिम्स इन आवर कंट्री, राइट। जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स अपने ज़िंदगी में विल करके जाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हमारे मरने के बाद इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वहाँ उसका एक स्पेसिफिक अलग प्रोसेस है कि वो विल जो है प्रोबेट में कन्वर्ट होती है थ्रू द कोर्ट, और फिर उसी हिसाब से जो विल में लिखा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है टू whoever द डिसीज वांटेड टू गिव द प्रॉपर्टी टू आफ्टर हिज डेथ। लेकिन मुस्लिम्स में विल की एप्लीकेबिलिटी उस तरीके से नहीं है। हमारे क्योंकि हमारे यहाँ जो इनहेरिटेंस लॉज हैं वो बेस्ड हैं ऑन द डिवीजन गिवन इन कुरान, सूरह निसा स्पेसिफिकली। तो वहाँ पे अगर कोई शख्स विल करके भी जाता है अमंग द मुस्लिम्स, तो मरने के बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 1/3 ऑफ हिज एसेट्स। एसेट्स। बाकी जो रिमेनिंग एसेट्स हैं वो उसी तरीके से डिवाइड होने होते हैं जिस तरह से कुरान में हुक्म है, और जो उन्हीं कुरानिक प्रिंसिपल्स को हमारे लॉज ने कोडिफाई किया है। तो अगर कोई शख्स विल देकर जाता है तो उसके लिए, एज आई सेड, अमंग द मुस्लिम्स, I'll emphasize it again, I'm only talking about Muslims, अगर कोई शख्स विल देकर जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इस तरीके से डिवाइड हो, तो उसकी एडमिसिबिलिटी से होती है टू द एक्सटेंट ऑफ 1/3, टू द एक्सटेंट ऑफ 2/3, एंड और इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ विल आपको शरीयत के अहकामात फॉलो करने होते हैं, विच हैव बीन कोडिफाइड इन द पाकिस्तानी लॉज। Right. Ma'am, another question that I think keeps on coming when it's inheritance laws is, what is the portion given to adopted children, or is it there a portion which is allotted to adopted children or no? क्योंकि काफ़ी I think there is also a principle जो कहता है कि शरिया adopted बच्चों को नहीं मिलती। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि वेदर इज़ इट करेक्ट और नो कि एक्चुअली अडॉप्टेड चिल्ड्रन नहीं ले सकते आपकी क्लेम इनहेरिटेंस में, एंड दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू गो अबाउट इट, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स whose children have been adopted, मतलब उन्होंने अडॉप्ट किए हैं चिल्ड्रन। To the best of my knowledge, Hania, adopted children do not have any legal rights in the inheritance. They cannot automatically inherit a property after the decease of their adoptive parents. इसलिए इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग कि आप अपने बायोलॉजिकल बच्चों के साथ अपने अडॉप्टेड बच्चों का भी ख्याल रखें। आपने उनके साथ एक लाइफ टाइम गुजारा है, और मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं जो कि पहुंच चुके हैं ऑफ अ सर्टन एज वे दे फील के अब जो है दे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से दे वोंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि अगर वो अपनी लाइफ टाइम में ही अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दें अपने तमाम बच्चों को, अपने अडॉप्टेड बच्चों को भी और अपने बायोलॉजिकल बच्चों को भी, तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स, बहुत सारी प्रॉब्लम से बच्चे बच जाते हैं आफ्टर समवन्स डेथ। ज़रूरी नहीं है कि हर लीगल एयर में डिस्प्यूट्स हों, लेकिन आई थिंक जो मेजॉरिटी मैंने देखी है कोर्ट्स में जो केसेस हैं वो इसी तरीके के डिस्प्यूट्स हैं जो लीगल एयर्स के बीच में हैं ऑफ इनहेरिटेंस। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर अपनी लाइफ में वो, क्योंकि आप अपनी लाइफ टाइम में तो गिफ्ट कर सकते हैं, अगर आप पूरे होशो हवास में गिफ्ट कर रहे हैं, आप इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। राइट। अगर ऑफ कोर्स अगर आप ड्यूरेस में कर रहे हैं, कोर्जन में कर रहे हैं, या आप अगर मेंटली केपेबल नहीं है, आप बहुत बूढ़े हो गए, हॉस्पिटलाइज और फिर आपसे किसी ने ज़बरदस्ती गिफ्ट करवाया, तो फॉर दैट इज सब्जेक्ट टू चैलेंज, बट नॉट अदरवाइज। ठीक है मैम। सो लास्ट मेरा क्वेश्चन बिफोर मूविंग टूवर्ड्स स्पेसिफिकली टूवर्ड्स women एंड इनहेरिटेंस इज कि इज देयर अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट और अ बार कि कब तक आप अपनी इनहेरिटेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं? नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ समवन डाइज फॉर एग्जांपल इन 2024 में उनकी फौत की हुई है, तो क्या एक पीरियड है, जैसे काफ़ी हमारे लॉज ऐसे रेगुलेट होते हैं कि उनका एक लिमिटेशन पीरियड भी होता है कि 6 महीनों तक, 1 साल तक, या फॉर एग्जांपल 3 महीनों तक आप क्लेम कर सकते हो, तो क्या इनहेरिटेंस लॉज किसी भी तरीके की लिमिटेशन का शिकार हैं, और इज़ इट समथिंग जो ओपन एंडेड ही है कि आप कब भी जाके अपनी इनहेरिटेंस क्लेम कर सकते हैं?
इनहेरिटेंस लॉज की ब्यूटी ये है हमारे कवानीन के हिसाब से कि उन पे लिमिटेशन लॉज अप्लाई नहीं होते उस तरीके से जैसे बाकी और डिस्प्यूट्स के लिए होते हैं। हमारे लिमिटेशन एक्ट में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई कि सक्सेशन का मामला जो है या एडमिनिस्ट्रेशन का मामला आप इतने दिन में ही लेकर आ सकते हैं। तो ये एक रिकरिंग राइट होता है, कंटिन्यूटी में रहता है ये राइट। आप अगर एक प्रॉपर्टी आपके फादर की थी और उनको मरे हुए 10 साल भी हो गए, 12 साल भी हो गए और ये सक्सेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, यू कैन स्टिल Go रेज इट अप forward with it. एंड गो फॉरवर्ड विद इट। और इसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं होगी, का डिस्प्यूट नहीं होगा। राइट मैम, अब जैसे मैंने कहा कि हम स्पेसिफिकली विमेन एंड इनहेरिटेंस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक मेरा सवाल आपसे ये है कि एज अ वाइफ, फिर एज अ डॉटर और एज अ सिस्टर वो क्या शेयर परसेंटेज है या परहैप्स वो क्या अमाउंट है जो इन कंपैरिजन टू योर अदर जेंडर आपको स्पेसिफिकली गिवन है। एंड इफ़ यू नो सर्कमस्टांसेस हो, फॉर एग्जांपल कि अगर बेटी माजूर है, उसके सस्टेनेंस के लिए और चीज़ें या और रिसोर्सेज की उन्हें ज़रूरत है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा फैक्ट है, ओवर राइडिंग फैक्ट है, तो क्या इनहेरिटेंस अमाउंट्स में या जो शेयर्स हैं उसमें फ़र्क आ सकता है या नहीं आ सकता? सो मैम, लेट्स स्टार्ट विथ डिस्कसिंग द वाइफ फर्स्ट जी। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड हम इसमें कर सकते हैं कि वेदर आगे वो जो भी है। अच्छा, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिसीज्ड की बेटी है और बेटा है, तो जो बेटी है उसको हाफ ऑफ द शेयर मिलेगा जो बेटे को मिलेगा। राइट अब उसका बैकग्राउंड और उसका विजडम ऑफ कोर्स हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल से है, क्योंकि वुमेन डॉटर्स इवेंचुअली if they get married, they move to another household, then they are financially dependent on their husbands also. So they take inheritance from the husband as well. तो उसका एक शरीयत में एक wisdom है उसके पीछे। तो the daughters always inherit half of what the sons सन get. डज। जो wives होती हैं, they get 1/8 of the property if they have children. राइट Okay. But if they have no children, then 1/4 of the property of their husband. Mothers inherit 1/6 of the property of the deceased, and otherwise, if the deceased has children, that is in a situation where the deceased was married and he had children, and then the mother is also surviving. But if the deceased was without children, then she will inherit 1/3. Now you said deceased की sister also. हमारे इनहेरिटेंस लॉज लीनियल चलते हैं। राइट तो लीनियल में आपकी वाइफ, बच्चे, आपकी मदर, ये एक लाइन में फॉल करते हैं, तो इनका पहले राइट होता है। जब इनमें एब्सेंस होती है, बच्चे भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है, मदर भी नहीं है, फिर रेजिडुअल लीगल एयर्स के राइट्स बनते हैं जिसमें भाई बहन आ जाते हैं। राइट तो ये सिस्टर फिर उनका इनहेरिटेंस का राइट बाद में आएगा, अदरवाइज इन सब में डिवाइड होगी प्रॉपर्टी। राइट मैम, सो बेसिकली रेजिडुअल या हॉरिजॉन्टल रिलेशंस अगर हम इस तरीके से पुट जी। करें, सो दे हैव अ सेकंड राइट इन द एब्सेंस ऑफ In राइट्स the ऑफ absence of the rights of वाइफ, चिल्ड्रन एंड मदर। राइट, सो मैम फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, जैसे ये भी बड़ा माना जाता है कि अगर डिसीज्ड को कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है या बेटियां हैं, सो उसमें भी बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है वेदर उनका क्लेम बनता है ऑन द प्रॉपर्टी, उनको सिर्फ एक परसेंटेज या पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी दिया जाएगा, और दे कैन क्लेम ऑन टू द प्रॉपर्टी लाइक अ सन वुड। अच्छा देखिए, इसमें भी ना डिफरेंट हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स में भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। Majority of the school of thoughts have come to the conclusion that if the deceased is only survived by daughters and has no male child, then the right of the residual legal heirs come into effect. फिर Right. भाई बहनों का right बनता है। So yes, I can say in some school of thoughts this is the situation. That the daughters will only receive a portion and not the entire Not the entire. state. अगर बेटा होता तो वो the entire state would have remained with the children and if the mother and the wife are there.
राइट। ठीक है मैम, विद दिस आई एम श्योर क्योंकि हमारा सारा कुछ एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम ओनली, सो देयर मस्ट बी अ थॉट पुट इन गिविंग women द इनहेरिटेंस दैट देयर इज़ इन पाकिस्तान। यहाँ पे मैम स्पेसिफिकली फ्रॉम योर एक्सपीरियंस मेरा ये सवाल होगा कि वेदर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है, या आपके एक्सपीरियंस में अगर आप हमारे साथ कोई केस डिस्कस करना चाहें जहाँ पे स्पेसिफिकली कोई शरिया एलिमेंट को स्पेशली विमेन का उठाया गया हो, जहाँ पे शी इज़ वांटिंग फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बेटी हूँ और डिसीज फादर इज़ आई एम वांटिंग टू हैव ऑल द इनहेरिटेंस फ्रॉम हिम, लेकिन वो नहीं हो सकता, तो हैव यू एवर एक्सपीरियंस अ केस लाइक दैट और एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस? आपने जो मुझे सिनेरियो बताया, ऐसा स्पेसिफिकली तो मैंने नहीं कभी किसी बेटी को देखा कि वो कहे कि मुझे सब कुछ चाहिए. यू नो हाउ वुमेन इन पाकिस्तान जनरली आर दे मोर giving and loving. I think they Yeah. would give up their share for their brothers to have the share or the male family members to. तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वो दे ही रही होती हैं या उनसे छीन ही रहा होता है. ये वो कम ही छीन रही होती हैं. तो उसमें मैं मुझे एक बड़ा अच्छी सी एक बात लगी थी कि मैंने भी रिसेंटली मिस्टर काजी फाइज ईसा बिफोर ही रिटायर्ड ही imposed a fine on a brother for denying the right of inheritance towards his sister. Right. एक मैंने देखा था, एक बेचारी खातून थी, उनका एक केस सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचा उनकी डेथ हो चुकी थी. उसमें भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी. तो ये तो बड़ी रिसेंट मेरी मेमोरी में है. और आई रिमेम्बर आई वॉज वेरी हैप्पी कि उन्होंने ये मैसेज दिया कि ये व्हेन यू नो द ब्रदर्स आर अवेयर ऑफ द लीगल राइट्स. ऐसा तो नहीं है कि इनहेरिटेंस राइट जो है वो एकदम से आपको नॉलेज होती है उसकी. Right. यू नो यू ग्रो अप विद दीज लॉज, नोइंग दीज लॉज. आपने आपने कानून नहीं भी पढ़ा तो आपने कुरान तो पढ़ा है, तो आपको पता ही है कि सूरह निसा में क्या राइट्स है. तो अगर आप अननेसेसरीली डिनाई कर रहे हैं बहनों को ये राइट्स, घर की औरतों को ये राइट्स, तो ये आप बड़ा गलत काम कर रहे हैं शरई तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी. तो ये मैंने अपना देखा है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब भी नॉन कंटेंशियस इश्यूज के लिए भी जाती थी, जजेस जो है उनको बड़ा प्रायोरिटी के साथ सुनते हैं. जजेस उनको बहुत एम्फेसाइज करते हैं उन पे कि राइट्स जो है ऐसे होने चाहिए. बहुत प्रूडेंस के साथ वो केसेस सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि लीगल ऐसा खास तौर पे जहाँ पे बच्चे हों, माइनर बच्चे हों जिनका शरीयत में राइट है, औरतें हों, उनको कम से कम तकलीफ हो कि वो कोर्ट में आए. तो ये तो मैंने खुद अपने पर्सनल लेवल पे देखा है कि कोर्ट्स और आजकल तो जजेस दे आर वेरी वेरी strict about this. You know, they do not see the men in the family, you know, trying to use up someone's property. Right. No, that is a great change that we are seeing now. I believe काफ़ी जिस तरीके से हमारी jurisprudence develop हुई है उसमें now women are also more rightly asking for the rights, क्योंकि काफ़ी बार ये भी हुआ है कि मैंने अपने भाई को दे दिया, मैंने अपने बेटे से नहीं मांगा फॉर एग्ज़ाम्पल बट नाउ बिकॉज ये इनहेरेंटली एक वुमेन का राइट है तो वो इस पर स्पेशली टेकअप भी कर रही हैं और इसको आई थिंक एज राइटली पुट फोर्थ बाय यू कि इसको जजेस भी हमारे राइटली एंटरटेन करते हैं. मैम इसके कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन, तो इसमें क्या कोई आपको ऐसा समझ आता है कि कोई लीगल रिफॉर्म या पॉलिसी होनी चाहिए जिससे ये सारा प्रोसेस एक तो या तो ईज आउट हो जाए या तो स्पेसिफिकली जैसे हम बोलें कि विल के लिए थोड़ी बहुत इसमें ग्राउंड्स ऐड किए जाएं, या फॉर एग्जांपल वुमेन को लेके अगर हम बात करते तो इस हवाले से थोड़ा बहुत इसको और ज़्यादा स्क्रूटनाइज करना चाहिए. और आर यू ऑफ द ओपिनियन कि जिस तरीके से अभी चल रहा है दैट इज़ वेल इनफ एंड दैट प्रीटी मच इज़ हाउ सिस्टम ऑलरेडी इज़ विच इज़ वर्किंग वेल? I think the system is already in place. I don't see much of dispute with regards to the system within the, how do you say, the procedural part of it. Right. The procedure before NADA, the procedure before the courts. But what needs to be done is, firstly, तो इसको streamline और expedite करना बहुत ज़रूरी है. उसकी accessibility बनाना औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है.
दूसरा ये है कि अब तो खैर अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत, हुकूमत ने भी बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू किए। आई रिमेंबर एक 2018 में अवेयरनेस कैंपेन थी। अब तो ये बहुत सारी हमने कन्वेंशंस रेटिफाई की हैं जो औरतों का के राइट्स को एक्नॉलेज करती हैं। हमारे क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट आई है कि अब वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर आप Right. इलीगली औरतों को डिनाई करें देयर राइट। अवेयरनेस तो सब है, लेकिन एक अजीब सा खौफ है औरतों में, क्योंकि आप अगर स्ट्रेंजर से लड़ रहे हैं इनहेरिटेंस के लिए तो यू विल हैव मोर स्ट्रेंथ, बट इफ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर ओन रिलेटिव्स जिनके साथ आपने उठना बैठना है, या मे बी आप शायद उसी घर में रह रहे हो Right. अपने भाई बहनों के साथ, वहां पे आप किस तरह से एमिकेबली ये मामला रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एड्रेस करने की ज़रूरत है। और वो एड्रेस होगी जब एक्सेसिबिलिटी आसान होगी औरतों के लिए, जिसमें औरतों को ये ना लगे या मर्दों को ये ना लगे कि हमें झगड़े में खड़ा किया जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, औरत के लिए बहुत आसान होना चाहिए कि जब वो जाए तो उसका एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको आसानी से मिल जाए। अगर उसके घर में उसके किसी भाई ने ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स छुपा दिए हैं, उसके लिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हासिल करना आसान हो ताकि वो एक टाइटल दिखा सके। Right. या औरत अगर नादरा के दफ्तर जाती है और उसको कुछ नहीं पता और वो सिर्फ ये कहे कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मेरे एक वालिद साहब थे, उनका ये CNIC है, मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा CNIC है, अब मुझे बताएं मेरा राइट क्या है, तो उसको ये ना कहा जाए कि आप ये जाएं, यहाँ जाएं, ये वाले डॉक्यूमेंट ला के दें, मुझे इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ला के दें। दूसरा ये है कि अगर नादरा, वेरी गुड, नादरा का एक प्रोसेस है, नादरा एक एक्सपीडाइट कर रही है, अगर नादरा के की रसाई बाकी रजिस्ट्रार ऑफिसर्स, बाकी KDA के ऑफिसर्स, PCHS ऑफिसर्स से कनेक्ट कर दी जाए तो ये जो टाइटल के डॉक्यूमेंट्स की भाग दौड़ है इसमें आसानी हो जाए। सो माई पॉइंट इज कि औरतें जो डरती हैं वो ये है कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे कागजात का क्या कहाँ है या क्या है। दूसरी बात यह है कि जब जिंदगी में पेरेंट्स जिंदा होते हैं और बेटियां जरा थोड़ी सबड्यूड होती हैं, सबमिसिव होती हैं, उनसे कुछ लिखवा लिया जाता है कि आई गिव अप माई राइट। एक तो अगर बाद में वो चैलेंज करती हैं सो दैट चैलेंज शुड बी टेकन वेरी सीरियसली एंड इट शुड बी मेड वेरी इजी फॉर देम टू एड्रेस दोज चैलेंजेस, कि वो ये कहें कि हमें नहीं पता था हमसे क्या साइन करवाया जा रहा है। ये जो फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें औरतों से कहा जाता है हम वी फोरगो आवर राइट ऑन दिस प्रॉपर्टी, माय ब्रदर कैन हैव इट एंड व्हाटएवर माय फादर हैज गिवन इन जहेज फॉर मी दैट इज सफिशिएंट, ये सारी चीजें जो है औरतों को समझाई जाए, नहीं भी जहेज आपका एक अलग राइट है, इनहेरिटेंस का आपका अलग राइट है, यू डोंट हैव टू गिव अप योर इनहेरिटेंस राइट फॉर दैट। तो ये चीजें जो है जरा थोड़ी सी उनकी रसाई करनी चाहिए। एक नादरा ऑफिस में एक डेडिकेटेड ऑफिसर हो जो उनसे पूछे कि आपने कभी फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट तो कोई साइन नहीं किया था। ये थोड़ी सी, अब तो मुझे लगता है कि आजकल ChatGPT का ज़माना है, या यूट्यूब है, फेसबुक है, हज़ारों फोरम्स हैं जिसपे औरतें बात करती हैं और वो अपने राइट्स के बारे में जानती हैं। अगर फिर भी ना मालूम हो तो फिर ये ज़रूर फैसिलिटेट करना चाहिए। वेरी गुड, द सिस्टम इज़ इन प्लेस, द कोर्ट इज़ इन प्लेस since always, and Nadra is now in place. But maybe they can now streamline everything together to make it easy for women. Basically, there should be a circle connecting everything, Everything, exactly. making it more accessible for the women. Absolutely. Right. Ma'am, it was really nice having this discussion with you, really understanding what inheritance laws is, especially focusing on women and their inheritance rights in Pakistan. Stay tuned for further videos and thank you. Thank you, Hania.